नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA फोर्थ सेमेस्टर इंटरनेशनल फाइनेंस के असाइनमेंट के ऊपर। ये फाइनेंस मैनेजमेंट के बच्चों के लिए है जो फाइनेंस मैनेजमेंट के स्ट्रीम के बच्चे हैं। फोर्थ सेमेस्टर जून साइकिल का ये असाइनमेंट है। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को NMIMS के कुछ गाइडलाइन बता देता हूँ जो आपके असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड हैं। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाइए। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस का इशू फेस करने को मिल सकता है। आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए। हो सकता है जिसको आप शेयर कर रहे हो वो आपका कुछ कंटेंट कॉपी करके लिख दे रहे हो, वो ये समझ कर कि इसमें क्या ही कॉपी केस आएगा और उस पर भी कॉपी केस आ जाता है। तो आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए। आप अपने असाइनमेंट में अगर किसी तरह का पिक्चर यूज़ कर रहे हो तो वो नॉन कॉपीराइट पिक्चर यूज़ कीजिए, वरना मत कीजिए। आप अपने असाइनमेंट में किसी भी तरह का लिंक शेयर भी मत कीजिए। किसी भी तरह का लिंक शेयर करोगे तो विदाउट चेकिंग आपको कॉपी केस मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे आप लोग को कॉपी केस से बचना है और ये बचने के कुछ टिप्स थे। अब बात करते हैं कि असाइनमेंट को हम लोग किस तरीके से प्रेजेंट करें ताकि हम लोग का असाइनमेंट में अच्छा स्कोर हो सके। पहला तो ये कि आपको एक आंसर पैटर्न को फॉलो करना होगा जो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन के पैटर्न पे लिख सकते हैं हम लोग आंसर। यहाँ पे हम लोग को 1000 वर्ड लिमिट दिया गया है जहाँ पे हम लोग को फॉन्ट एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का यूज़ करना, जिसका फॉन्ट साइज सिर्फ और सिर्फ 12 होना चाहिए, न इससे कम होना चाहिए न इससे ज़्यादा होना चाहिए। आप लोग सेंटेंस गैप दे सकते हो जो आपके NMIMS के क्वेश्चन पेपर में बताया नहीं गया है, मेंशन नहीं है, लेकिन मैं इसे अपनी तरफ से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप सेंटेंस गैप दे सकते हो 1.5 का, जहाँ पे आपका असाइनमेंट देखने को में बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो 1000 वर्ड लिमिट है उसको कितना तक में लिख सकते हैं। तो आप लोग मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो, मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा कम और इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लिख दोगे तो हो सकता है कि आपको उस पर नंबर ना मिले और कम लिखोगे तो ऑब्वियसली आपको कम नंबर मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3A और 3B में 500 वर्ड्स होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कैसे लिखें। तो 3A और 3B में आप लोग 500 वर्ड्स के लिए 450 वर्ड्स मिनिमम लिखिए और 550 वर्ड्स मैक्सिमम लिखिए। इससे ज़्यादा कम और इससे ज़्यादा मत लिखिए। सेम चीज़ होगा कि अगर कम लिखोगे तो नंबर कम मिलेगा और ज़्यादा लिखोगे तो हो सकता है कॉपी चेक ना हो। आप लोग को किसी सेंटेंस को हाईलाइट करना है तो उसमें आप सिर्फ बोल्ड कीजिए, किसी भी कलर का यूज़ मत कीजिए। ये मैंडेटरी नहीं है, ये रेस्ट्रिक्टेड है कि आप किसी भी कलर का यूज़ नहीं करोगे किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए। ये अच्छा प्रेजेंट नहीं करता है। तो ये कुछ टिप्स थे और सजेशंस थे जिस तरीके से आप अपने असाइनमेंट को अच्छा स्कोरिंग असाइनमेंट प्रिपेयर कर सकते हो और आपको कॉपी केस से बच सकते हो। तो अब हम लोग अपने वीडियो की तरफ आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये केस स्टडी दिया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप लोग अपने आंसर्स को ज़रूरी नहीं कि आप अपने बुक से ही लिखो, आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करने के साथ साथ आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कॉपी ही कर दो वो कंटेंट को, वो कॉपी नहीं चलेगा। आप लोग वहाँ से हेल्प ले सकते हो और अपने आंसर्स को फिल आउट कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी कंटेंट को कॉपी मत कीजिएगा। कहीं से भी आपको कॉपी केस 100% मिल सकता है। आप हार्ड बुक का यूज़ कर सकते हो, अपनी डिफरेंट पर्सनल बुक्स का यूज़ कर सकते हो, गूगल का यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, लेकिन कॉपी नहीं करना है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया है जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ABC लिमिटेड एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। ABC लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, MNC है, जो अपना ऑपरेशन को एक्सपेंड करना चाहता है यूरोपियन नेशन के अंदर, और वो ये चाहता है कि वो एक ज़मीन खरीदे पोलैंड के अंदर जहाँ पे वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटिंग अप कर सके। The setting of the manufacturing facility will open $1 billion यूरोपियन मार्केट। वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जब वहाँ पे सेटअप हो जाएगा तो वहाँ पे $1 बिलियन का एक यूरोपियन मार्केट तैयार हो जाएगा और वो कंपनी के अंदर। फॉर दिस न्यू वेंचर, इस आइडिया के ऊपर कंपनी नीड्स एन इन्वेस्टमेंट। इस आइडिया को चलाने के लिए, इस कंपनी को सेटिंग करने के लिए वो कंपनी को $70 मिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए विद इन 10 to 12 ईयर्स का टाइम फ्रेम के अंदर। एज्यूम योरसेल्फ इन द रोल ऑफ फिनेंस मैनेजर। आपको फिनेंस मैनेजर का रोल के तौर पे आपको जानना है। ABC लिमिटेड का आप एक फिनेंशियल मैनेजर हो, जहाँ पे आपको उसके
उसका डिफरेंट इंटरनेशनल फाइनेंस सोर्सेज के बारे में डिस्कस करना है, जहाँ से आप लोग उस कैपिटल को रेज कर सकते हो, यानी कि वहाँ उस जगह से आप लोग उस कैपिटल को अपने कंपनी के लिए हायर कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। तो वो कौन कौन से डिफरेंट इंटरनेशनल फाइनेंस सोर्सेस है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको ई बुक और हार्ड बुक दोनों का पेज रेफरेंस दे रखा है। अगर आपको अपने बुक से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली आप लोग जाके एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे ई बुक के पेज रेफरेंस में, पेज नंबर 45 के अंदर, जहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बताया गया है। तो पेज नंबर 45 में आए, जहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताया गया है। तो आपको इन्हें पढ़ना है, पढ़ने के साथ आपको इन्हें अपने वर्ड में समझाकर लिखना है। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में छोटा मोटा पॉइंट्स में आपको डिटेल दिखेगा, लेकिन उसके बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको डिटेल सभी पॉइंट्स का एक डिटेल वर्डिंग्स देखने को मिल सकता है। आप लोग टाइप्स के साथ साथ ऊपर थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट को भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। अगर आपको 1000 वर्ड कवर नहीं हो रहा तो आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को भी लिख सकते हो, जहाँ से एक अच्छा ही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया किस तरीके से हमें लिखना है, जो पेज नंबर 45 से लेके 68 तक फैला हुआ है ई बुक में, और 38 से लेके 61 तक हार्ड बुक में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, जहाँ पे आपको एक केस स्टडी दिया गया है और उसके बाद आपसे सवाल किया गया है। तो केस स्टडी पहले हम लोग ये समझते हैं कि एन इंडियन कंपनी इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम यूएस। एक इंडियन कंपनी है जो यूएस से अपना सामान कुछ मंगाया है, इंपोर्ट किया है अपने कंट्री में। द यूएस मैन्युफैक्चरर इनवॉइस द शिपमेंट इन डॉलर। जो यूएस मैन्युफैक्चरर है वो अपना इनवॉइस भेजा है डॉलर के अंदर, यानी कि उसका जो बिल है वो डॉलर है, यूएसडी के ऊपर है। अब वो जो बिल है वो है 5 मिलियन डॉलर का, और उस इंपोर्टर को पे करना है ये $5 मिलियन विद इन 30 अक्टूबर 2023। 30 अक्टूबर 2023 के अंदर उसे ये पेमेंट करना है। द डेटा रिगार्डिंग द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 10 अक्टूबर 2023। और ये जो डेटा है, ये डेटा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, जो 10 अक्टूबर 2023 का है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये इंटरनेशनल मार्केट का क्वेश्चन है, और इंटरनेशनल मार्केट में बेसिकली हम लोग अधिकतर कैपिटल मार्केट्स के बारे में बात करते हैं। जो हम लोग करेंसीज हम लोग जो चेक करते हैं यूएसडी का या फिर यूरो का या फिर पाउंड्स का, ये सभी चीज़ें जो है वो आपको एनएससी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देखने को मिलेगा। आप लोग अगर 3rd सेमेस्टर में कैपिटल मार्केट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट को नहीं पढ़े हैं और उसके बुक्स को फॉलो नहीं किए हैं, या फिर स्टॉक्स मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो, तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट है। आप अगर फाइनेंस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे और ये सवाल आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, वरना ये सवाल बहुत इजी है। बस आपको यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स को समझना है और उसको फॉलो करके उससे कैलकुलेट करके आपको बता देना है। तो यहाँ पे एनएससी फ्यूचर्स के बारे में बताया गया, इंटरबैंक स्पॉट मार्केट के बारे में, जहाँ पे यूएसडी टू इनर INR पे कन्वर्ट है, जहाँ पे यूएसडी का वैल्यू उसका 80 रुपीज़ 2725 से लेके 80 रुपीज़ 2775 तक का था। और एनएससी फ्यूचर्स में 28/10/2023 में 80 रुपये 3175 से लेके 80 रुपये 3250 तक का है। तो यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हेजिंग विथ करेंसी फ्यूचर्स। आपको यहाँ पे हेजिंग के साथ करेंसी फ्यूचर्स के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है फॉर द अबव केस, जो आपको वहाँ पे ऊपर में केस दिया गया उस केस के बेस पे। दोस्तों आप लोगों ने म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना होगा, और इंडिया में म्यूचुअल फंड्स चलता है लेकिन यूएस में हेजिंग फंड्स चलता है। हेजिंग और म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, वो काइंड ऑफ सिमिलर है। इफ़ द स्पॉट रेट टर्न्स आउट टू बी 79 रुपीज़ 1250 ऑन 28 अक्टूबर, अगर स्पॉट रेट जो होता है वो टर्न होता है, मतलब कि बदल जाता है 79 रुपीज़ 1250 से ऑन 28 अक्टूबर, देन व्हाट इज़ द नेशनल लॉस और प्रॉफिट ऑफ द इंडियन कंपनी। अगर 28 अक्टूबर तक में यूएसडी का वैल्यू इंडिया के करेंसी से 79 रुपीज़ हो जाता है, 80 रुपीज़ से 79 रुपीज़ हो जाता है 28 अक्टूबर से पहले, तो इंडियन कंपनी का इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो लॉस में रहेगा या प्रॉफिट में रहेगा। ऑन द एक्चुअल स्पॉट रेट ऑन अक्टूबर 2028 एज्यूम दैट द फ्यूचर्स सेटलमेंट रेट इज़ द सेम।
आप इसे एज्यूम कीजिए कि आपका फ्यूचर सेटलमेंट रेट जो है वो सेम है, द स्पॉट रेट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट। Also, if the spot rate was 81.6250 on the expiry date, और अगर वो 80 रुपीज़ से 81.6250 पे पहुंच गया वो स्पॉट रेट, तो फिर क्या चेंज होने वाला है, क्या इंडियन कंपनी को प्रॉफिट और लॉस होने वाला है, ये आपको डिसाइड करके बताना है हेज द एक्सपोजर के अंदर। तो यहाँ पे पहले आपको हेजिंग विद करेंसी फ्यूचर्स को एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद उस जो डेटा ऊपर दिया हुआ है उस डेटा का बेस बना के आपको आंसर्स को सॉल्व करके बताना है कि ये क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है। तो इसका पेज रेफरेंस मैंने दे रखा है। पेज रेफरेंस के साथ साथ मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करो, तो वहाँ से आपको और भी अच्छे एग्जांपल्स और अच्छे कैलकुलेशन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, क्लासेस अटेंड कीजिए, और आपको क्लास भी समझ नहीं आ रहा तो आप लोग यूट्यूब पे जाके इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकते हो, जान सकते हो, और वहाँ से सॉल्व कर सकते हो अपने पेपर को। वहाँ पे आपको दूसरे टीचर्स, दूसरे फैकल्टीज़ दिखने को मिलेंगे, उनके डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। उन एग्जाम्पल्स को फॉलो करके आप अपने आंसर्स को यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का आंसर आपको 305 से लेके 314 तक आपको देखने को मिलेगा। तो 305 में हम लोग चलते हैं, जहाँ पे हेजिंग विद करेंसी फ्यूचर्स के बारे में बताया गया। तो आपको इस प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको जो केस दिया हुआ उस केस स्टडी के ऊपर आपको अपना आंसर भी देना है। तो यहाँ पे आपका 305 से लेके 315 तक पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। आप लोग इसे पढ़ सकते हो, और पढ़ने के बाद यहाँ पे अपना आंसर को लिख सकते हो। जहाँ पे आपको टेबल चार्ट भी दिया गया, टेबल चार्ट के अंदर आपको थोड़ा सा बीड और आस्क रेट के बारे में बताया गया, जहाँ से आप लोग पढ़ के थोड़ा बहुत अपना आइडिया लगा सकते हो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे 315 पेज तक आपको हर एक चीज़ बताया गया है। आपको स्टॉक मार्केट का जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इन तरह के सवाल को अगर सॉल्व करना है तो। अब क्वेश्चन नंबर 3A और 3B की बात करें तो यहाँ भी एक केस दिया हुआ है, उस केस के बेस पे हमको आंसर्स को यहाँ पे फॉलो करने हैं, आंसर्स हमें बताने हैं 3A और 3B में। तो यहाँ पे पहला केस क्या दिया गया कि एन इंडियन मर्चेंट इंपोर्टिंग गुड्स, एक इंडियन मर्चेंट है जो अपना सामान यूके से यानी कि यूनाइटेड किंगडम से मंगाया है, इंपोर्ट किया है, जो 1 मिलियन GBP यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है। बट देयर इज़ नो डायरेक्ट कोटेशन बिटवीन GBP टू INR। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये जो GBP है यानी कि ग्रेटेस्ट ब्रिटेन पाउंड जो है वो INR के साथ डायरेक्टली कोट नहीं है किसी भी मार्केट के अंदर। द स्पॉट रेट इन द मार्केट अवेलेबल इज GBP USD 1.2100 इनर INR USD 0.012। तो यहाँ पे जो GBP है वो USD के साथ कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, और आपको उसी को कन्वर्ट करके अपने आंसर, अपना करेंसी निकालना है, अपना वैल्यू निकालना है, अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर A के लिए निकालना है। कैलकुलेट द एक्सचेंज रेट बिटवीन GBP INR यूजिंग द अबव इन्फॉर्मेशन। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो आपको दिया गया है उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपको अपना एक्सचेंज रेट बताना है GBP से INR के बीच का। दोस्तों, आप लोगों को ये आइडिया है या फिर ये चीज़ पता है या नहीं, क्योंकि ये एक जनरल नॉलेज है कि आज के अब कुछ टाइम के बाद से या फिर कुछ साल के अंदर अंदर आपको USD के साथ साथ INR यानी कि इंडियन करेंसी भी आपको वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड होता दिखेगा। आज तक तो हम लोग सभी जानते थे कि USD जो है, इंडियन जो US डॉलर है, वो हर एक कंट्री में, हर एक करेंसी में यूज़फुल है। लेकिन अब INR यानी कि इंडियन करेंसी भी आप किसी भी फॉरेन के अंदर यूज़ कर सकते हो। फॉरेन में आपको इसका यूज़ करने के लिए आपका कोई भी कहीं भी किसी भी एक्सचेंज ऑफिस में जाना नहीं पड़ेगा कि मुझको ये इंडियन रुपीज़ है इससे कन्वर्ट करना है। आप लोग वहाँ पे ऑफिशियली शॉपकीपर्स को या फिर ट्रेड करते वक्त दे सकते हो पैसे, और वो पैसे सही तरीके से वैल्यू भी रखेंगे। तो अब USD के इक्वल होने जा रहा है INR। तो इसके बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट में येस लिखिए, नहीं पता था तो नो लिखिए। आपको यहाँ से ये चीज़ के बारे में पता चल गया कि इंडिया भी अब पीछे नहीं रहा, अब वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे कैलकुलेट द एक्सचेंज रेट तो मैंने बता दिया किस तरीके से आप एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करोगे बिटवीन GBP टू INR। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि एज्यूम दैट स्पॉट कोटेशन बिटवीन USD टू INR 80 रुपीज़ 0.74 to 80 रुपीज़ 87। द 6 month फॉरवर्ड इज 216.25 to
218.25. Calculate the 6-month forward bid and ask rate for USD to INR. अब आपको एक एजम्पशन करने बोला गया कि स्पॉट कोटेशन है जो USD टू INR के बीच का है। द 6 मंथ फॉरवर्ड, अगर हम लोग 6 मंथ पहले चले तो वहाँ पे हम लोग का वैल्यू था 216.25 से लेके 218.25 तक। अब यहाँ पे आपको 6 मंथ फॉरवर्ड जो बिड किया गया, बिड और आस्क, उसे कैलकुलेट करके, उस रेट को कैलकुलेट करके आपको USD और INR का बीच का डिफरेंस को बताना है। तो यहाँ पे मैंने पेज रेफरेंस दे रखा है। पेज रेफरेंस के साथ साथ आपको एक्सटर्नल सोर्सेज का भी सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोगों को अगर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये कैसे करें, ये वीडियो देखने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को लेक्चर्स अटेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और स्टॉक मार्केट के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। USD, UR, EUR, GBP, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी का वैल्यू के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग YouTube पे जाके सिर्फ यही सारी टॉपिक्स को आप लोग सर्च करो और उनके बारे में पढ़ो, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी और उनके एग्जाम्पल से आप लोग इन सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको छोटा मोटा पेज रेफरेंस मैंने जो दे रखा है, वहाँ से आपको छोटे मोटे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसका यूज़ करके आप लोग अपने आंसर्स को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग ई बुक में चलते हैं, पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर ए के लिए और क्वेश्चन नंबर बी के लिए 2 to 8। तो हम लोग पेज नंबर 46 के अंदर सबसे पहले चलते हैं। तो 46 में हम लोग को यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के बारे में बताया गया है, जहाँ पे आप लोग इसका यूज़ करके, इसे पढ़कर आप कैलकुलेट करके अपना बता सकते हो कि ये किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 46 पेज के अंदर आपको इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ बताया गया है, जहाँ पे इनका यूज़ करके GBP के बारे में आप जान सकते हो, GBP और USD के बीच का डिफरेंस जान सकते हो, उसे कैलकुलेट कैसे करना है वो जान सकते हो। ये सभी चीज़ें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सचेंज रेट के तौर पे मिल जाएगा, किस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करोगे 46 पेज के अंदर। और उसके बाद फिर हम लोग 2 to 8 में चलते हैं। 228 के अंदर आपको स्पॉट रेट कोटेशन के बारे में बताया गया है, जिसे आप लोग पढ़ के अपने आंसर्स को सॉल्व कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक टेबल चार्ट भी दिया गया, करेंसी टेबल, उसके बेसिस पे भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। और आगे बिड आस्क कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ भी आपको बताई गई है इसी चैप्टर के अंदर, इसी पेज नंबर के अंदर। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका छोटा सा स्टेप हमारे चैनल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, और डिफरेंट ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हर ग्रुप में तो अवेलेबल नहीं हूँ, तो लेकिन आप लोग हो तो आप लोग इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए।